हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में हम आज पढ़ेंगे जीवित जीवाश्म को, जाइलम और फ्लोएम को पढ़ेंगे। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण संस्थान पढ़ेंगे जो पर्यावरण से रिलेटेड होते हैं। उसके साथ ही कुछ और पॉइंट थोड़े बहुत देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं और आते हैं अक्सर। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो भी इसी के जैसा ही होगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो हमारा बिल्कुल क्लियर होगा। उसमें नेक्स्ट वीडियो में जो 2-4 पॉइंट ऐसे थे जिनमें 2-2 लाइन्स थी या ऐसे 3-4 टॉपिक थे, तो उनको हमने सबको आज की वीडियो में ले लिया है। किसी टॉपिक में 3 पॉइंट ऐसे थे जो पढ़ने लायक थे या याद करने वाले थे, किसी टॉपिक में 2 पॉइंट ऐसे थे जो लेने थे, तो वहाँ पर चीज़ें क्लियर कर दी हैं। और उन सभी को 2-2 पॉइंट कहीं से मिल रहे थे, कहीं से 3 पॉइंट मिल रहे थे, उनको आज की वीडियो में लिया है क्योंकि वो भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पिछले पूछे भी गए हैं। तो सारी चीज़ों को आज की वीडियो में ले लिया है। नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो एक ही टॉपिक से वीडियो होगा नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें जिसमें जीवित जीवाश्म क्या होता है, जाइलम फ्लोएम क्या होता है, या हाइपोथर्मिया क्या होता है, या बहुत सारी चीज़ें। और पर्यावरण संस्थान पूछेंगे क्योंकि जो संस्थान है इसके लिए हमने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है। जो केंद्रीय संस्थान होते हैं वो हमने सब पढ़ाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ाएंगे पर्यावरण संस्थान जो है, जो पर्यावरण से रिलेटेड केंद्रीय संस्थान है वो यहाँ पर बताएंगे क्योंकि संस्थान पूछे गए हैं। पिछले 69,000 जो भर्ती हुई है उसका जो एग्ज़ाम है उसमें पूछे गए हैं, और जो पिछले एग्ज़ाम्स हो रहे हैं संस्थान ज़रूर पूछे जाते हैं। जो केंद्रीय संस्थान होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं वो। तो आज के वीडियो जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक पॉइंट है जिनका हमें नहीं पता होता है, वो सारी चीज़ें भी हम आज पढ़ेंगे आज के वीडियो में क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है, उनको भी नहीं छोड़ सकते। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हम पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, और इसमें जो भी टॉपिक हैं वो सब इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा सा ही वीडियो होगा, इसलिए बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीवित जीवाश्म को कि जीवित जीवाश्म क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये जीवित जीवाश्म की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जीवाश्म क्या होता है। यानी यहाँ पर तो बात जीवित जीवाश्म की है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि जीवाश्म क्या होते हैं। जीवाश्म वो होते हैं जो आज से लाखों वर्ष पहले उत्पन्न हुए, ठीक है, और वो जो है मतलब ख़त्म हो गए या लुप्त हो गए, ठीक है, लेकिन उनकी छाप कहीं ना कहीं मिलती है। उनके जीवाश्म या उनके अंश कहीं ना कहीं चट्टानों में उनकी छाप मिलती है या कहीं ना कहीं उनके अवशेष मिलते हैं जिनको जीवाश्म कहते हैं। और यहाँ पर बात हो रही है जीवित जीवाश्म की। जीवाश्म वो होते हैं जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले कोई जानवर, कोई जंतु, कोई पक्षी, ठीक है, वो चीज़ें थीं और वो विलुप्त हो गई, ख़त्म हो गई, और उनके कहीं ना कहीं अवशेष हमें आज भी मिलते हैं चट्टानों पर, या कहीं भी उनकी कोई छाप मिलती है, कोई उनके अवशेष मिलते हैं, तो उसी को हम जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। और इसमें पेट्रोलियम वगैरह भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जीवाश्म में। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं जीवित जीवाश्म। जीवित जीवाश्म वे जीव जो आज से लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी प्रकार प्राकृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहकर, यहाँ पर ध्यान दें अप्रभावित, यानी प्रभावित होते तो वो खत्म हो जाते, यहाँ पर है अप्रभावित रहकर आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। जैसे फर्न, रेड पांडा, साइनोबैक्टीरिया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवित जीवाश्म हैं, ठीक है। यानी ऐसे जीव जो लाखों वर्ष पहले उत्पन्न हुए थे लेकिन उनके ऊपर प्राकृतिक परिवर्तनों का कोई भी असर नहीं हुआ, ठीक है, वो झेल गए सारे प्राकृतिक परिवर्तनों को, और जो क्या हुआ वो आज भी पाए जाते हैं, जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। लेकिन जीवित जीवाश्म जो है इनकी बहुत सारी प्रजातियां थीं जो कि ख़त्म हो गई हैं, जो कि प्राकृतिक परिवर्तनों का उनके ऊपर असर हुआ और वो ख़त्म हो गई। और लेकिन कुछ जो है अप्रभावित रहे, यानी कि प्राकृतिक परिवर्तनों का उन पर कोई असर नहीं पड़ा, तो वो आज भी उनकी प्रजातियां पाई जाती हैं, उन्हीं को कहते हैं जीवित जीवाश्म।
तो आई थिंक समझ में आ गया होगा जीवित जीवाश्म, जिसमें फर्न आता है। फर्न मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, क्या होता है फर्न। रेड पांडा आता है, साइनोबैक्टीरिया, और ये सभी जो है जीवित जीवाश्म हैं। अब देखें जाइलम फ्लोएम क्या होता है। वैसे जाइलम फ्लोएम को मैंने आपको एक बॉटनी वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया भी था, लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हैं, वो भी देख लें। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम जो है ये पौधों से रिलेटेड होते हैं, जाइलम फ्लोएम, ठीक है। तो ये ऊतक होते हैं, इसे प्रायः कास्ट भी कहते हैं। किसको? जाइलम को। फ्लोएम को नहीं कहते हैं, लेकिन जाइलम को कास्ट भी कह देते हैं अक्सर। इसे प्रायः कास्ट भी कहते हैं। कास्ट मतलब लकड़ी, जो तना होता है पेड़ का या लकड़ी होती है जो हिस्सा, उसको भी कह देते हैं जाइलम, या जाइलम को बहुत सारे लोग कास्ट भी कह देते हैं। ये संवहनी ऊतक है। इसके मुख्य दो कार्य हैं। ये कौन सा ऊतक है? यानी जाइलम और फ्लोएम दोनों संवहनी ऊतक हैं, ठीक है। और जाइलम के मुख्य दो कार्य हैं। पहला क्या है? जल व खनिज लवणों का संवहन, यानी जल और जो खनिज लवण है उनको पौधों में पहुंचाना विभिन्न हिस्सों में, ठीक है। तो जल व खनिज लवणों का संवहन। दूसरा है यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना, यानी जाइलम का काम है ठोस या दृढ़ता प्रदान करना। किसको? पौधे को। तो किसका काम है? जाइलम का यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। और जल व खनिज लवणों का संवहन करना किसका काम है? जाइलम का। और ये दोनों यानी जाइलम और फ्लोएम, ये वाला, और दोनों क्या है? संवहनी ऊतक हैं। और जाइलम को कास्ट भी कहते हैं। और इसका प्रमुख दो कार्य हैं, जल व खनिज लवणों का संवहन और यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो देखें, जो जाइलम होते हैं उनसे क्या होता है? पौधों की आयु जो होती है, यानी कितना पुराना ये पेड़ है या कितना पुराना वृक्ष है, तो वो जानने के लिए जो उसकी गणना होती है, काउंटिंग होती है, वो जाइलम ऊतक के वार्षिक जो वलय होते हैं उनको गिनकर ही की जाती है। ये मैंने आपको बॉटनी वाले वीडियो में बताया था कि जो पौधों की जो आयु जानी जाती है, यानी वृक्ष जो होते हैं कितना पुराना है, उसकी जो आयु जानी जाती है, तो वो जो तना होता है, उस तने को काट करके, जो आपने देखा होगा कोई भी पेड़ जब कटता है तो उसका जो गोल गोल छल्ले से बने होते हैं, उन छल्लों को गिनकर, यानी वलय किसको कहते हैं? छल्ले को कहते हैं वलय। तो उन छल्लों को गिनकर काउंट करके ही पौधे की आयु का पता लगाया जाता है कि कितना पुराना वृक्ष है। तो वो जो तना होता है जिसको काट करके, तो वही क्या होता है? जाइलम होता है। जैसे कि ऊपर अभी देखा आपने कि जाइलम को कास्ट भी कहते हैं प्रायः, क्योंकि वो जो कास्ट होती है, यानी जो लकड़ी होती है, यानी जो पेड़ की लकड़ी होती है या तना जो होता है, उसको जाइलम भी कहते हैं और उसको कास्ट भी कहते हैं। तो जाइलम के जो वार्षिक वलय हैं, यानी हर वर्ष एक वलय बनता है, तो उन वलयों को, यानी उन छल्लों को गिन कर ही पौधों की आयु का पता लगाया जाता है। किसकी? ये जाइलम में होता है। और क्या होता है? ये जो आयु पता लगाने की विधि है, यानी जो छल्लों को यानी वलय को गिनकर जो पौधों की आयु का पता लगाया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं? तो इस विधि को कहते हैं डेंड्रोकोनोलॉजी, ठीक है। ये कहते हैं इस विधि को, ठीक है। ये नाम ध्यान रखना आप। अब देखते हैं फ्लोएम को। फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम दोनों संवहनी ऊतक हैं। देखिए यह भी एक संवहन ऊतक है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों की अन्य भागों में पहुंचाना। तो ये तो बहुत सिंपल है, याद रहेगा। फ्लोएम का कार्य है पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों की अन्य भागों में पहुंचाना। और ये भी क्या है? संवहन ऊतक है। यानी जाइलम और फ्लोएम दोनों संवहन ऊतक हैं, ये ध्यान रखना आपको। अब देखें यहाँ पर कई बार पूछा गया है पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में कि हाइपोथर्मिया क्या होता है। बहुत सिंपल है, लेकिन कई बार ऐसा होता है हमें कुछ चीज़ें ध्यान नहीं होता या पता नहीं होती, तो वो गलत हो जाती है। हाइपोथर्मिया कुछ भी नहीं है, बस एक सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको याद करनी है। शरीर का जो सामान्य तापमान होता है, अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से गिर जाए तो ऐसी स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा आपको, और याद भी करने की ज़रूरत नहीं, बस ध्यान रखना है कि जो शरीर का सामान्य तापमान होता है, वो सामान्य तापमान यानी 98 डिग्री जो होता है, अगर वो सामान्य तापमान अगर जो है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सेल्सियस की बात नहीं हो रही है, फ़ारेनहाइट की बात हो रही है। तो अगर सेल्सियस में होगा तो ये जो संख्या है ये अलग हो जाएगी, क्योंकि फ़ारेनहाइट में 95 है। शरीर का सामान्य तापमान अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से गिर जाए, ऐसी स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। अब देखते हैं कुछ जीव विज्ञान जो बायोलॉजी होती है उसकी, जो हमने पिछले वीडियोस में कुछ पादप
जगत पढ़ा था, तो पादप जगत में भी कुछ चीज़ें ये आपको पढ़ाई हैं मैंने, लेकिन यहाँ पर अलग कर दिया है, सारे सूची बना दिए ताकि जो है आपको ये चीज़ें हाईलाइटेड रहें और याद रहें, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। जब हमने आपको पादप जगत पढ़ाया था तो ये सारी चीज़ें बीच बीच में कहीं ना कहीं उसमें थी, लेकिन इसको अलग से कर दिया है, सूची बना दी है ताकि आपको ये सारी चीज़ें अलग से हाईलाइटेड रहें और इस पर आपका ध्यान रहे या फोकस रहे। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष कौन सा है? जो सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष है यूकेलिप्टस। और ये चीज़ एक चीज़ ध्यान रखें कि ये चीज़ें इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके 68-500 में पूछे गए हैं। आप देख ले पेपर उठाकर, तो ये चीज़ें देखने में छोटी लगती हैं, सबसे बड़ा सबसे छोटा इस तरह की, लेकिन ये पूछी जा रही है। ठीक है, तो सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष जो होता है वो यूकेलिप्टस होता है। ठीक है, जिसको पर्यावरण का शत्रु भी कहते हैं यूकेलिप्टस। सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? वो सिकोया का है, या रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। ये भी आपको पढ़ाया पिछले पादप वाले जो वीडियो में पढ़ाया हुआ है, सिकोया, जिसको रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं। ये सबसे लंबा वृक्ष है। सबसे छोटे बीज किसके होते हैं? ऑर्किड के। ये भी पढ़ा दिया है हमने आपको, यानी सबसे छोटे बीज होते हैं ऑर्किड के। ये अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, भारत की बात करें अगर, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य की किरणें दिखाई देती हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो सूर्य की किरणें कहाँ दिखाई देती हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देती है, इसीलिए उसका नाम अरुणाचल है। ठीक है, अरुणाचल का अर्थ होता है लाल रंग से रंगे पर्वत। ठीक है, तो वो लाल रंग नहीं होता, वो सूर्य की किरणें जब सुबह की पड़ती हैं तो पर्वत लाल लाल से दिखते हैं, तो इसीलिए वहाँ का नाम अरुणाचल है। ये सब कुछ आपको पढ़ा दिया है। नेक्स्ट है सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया का है। ये भी पढ़ा दिया है आपको, लेकिन क्या होता है कई सारे वीडियोस में ये सब कुछ है, तो एक जगह ये सूची बना दी है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, फिर है सबसे बड़ा बीजांड या जीवित जीवाश्म कौन सा है? सबसे बड़ा साइकस। जैसे हमने ऊपर अभी जीवित जीवाश्म पढ़े, तो उनमें सबसे बड़ा जीवित जीवाश्म कौन सा अगर पूछा जाए तो वो साइकस है, और सबसे बड़ा बीजांड भी क्या है? साइकस का है। तो ये ध्यान रखना है, सबसे बड़ा बीजांड या जीवित जीवाश्म दोनों जो है, अगर सबसे बड़ा बीजांड पूछा जाता है तो भी साइकस, और जीवित जीवाश्म सबसे बड़ा तो वो भी क्या है? साइकस। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे छोटा नग्नबीजी पौधा। नग्नबीजी आपको पढ़ाए हुए हैं। सबसे छोटा नग्नबीजी पौधा कौन सा है? वो जेमिया पिग्मिया है। जो नग्नबीजी से आपका एक क्वेश्चन 68-500 में पूछा गया है, तो ध्यान से पढ़ना है आपको। सबसे छोटा नग्नबीजी पौधा है जेमिया पिग्मिया, और यह भी पिछले किसी वीडियो में भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जेमिया पिग्मिया को। सबसे छोटा नग्नबीजी पौधा है जेमिया पिग्मिया। फिर इम्पॉर्टेंट है ये टेनिस गेंद जैसा फल कौन सा है? ये आपकी किसी आई थिंक SSC वगैरह के एग्जाम्स में पूछा गया है। टेनिस गेंद जैसा फल कौन सा होता है? वो होता है केंथ। केंथ जो है एक फल होता है, टेनिस गेंद के जैसा दिखता है, तो कौन सा है? वो केंथ है। कॉफ़ी देने वाला पौधा कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है। कॉफ़ी देने वाला पौधा होता है कोफिया अरेबिका। इसी से रिलेटेड आपसे कुछ और भी ऑप्शन में होंगे जिसमें कोफिया होगा लिखा हुआ, लेकिन अरेबिका नहीं होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है जो कोफिया के साथ में अरेबिका लिखा हो वही सही होगा। देने वाला पौधा कौन सा है? कोफिया अरेबिका। ठीक है, ये जो कुल है इस कुल का पौधा कॉफ़ी देता है। फिर है सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? सभी को पता है, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है, और सबसे बड़ा अंडा भी शुतुरमुर्ग का ही होता है। फिर है सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? तो सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा? हार्ट, यानी कि हृदय, जिसको बोलते हैं हृदय। तो टाइपिंग में ना हृदय लिख नहीं पा रहा था, इसलिए इसको इंग्लिश में लिख दिया है। तो सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? हृदय है, यानी कि हार्ट है। हृदय जो है वो सबसे व्यस्त मानव अंग है। ठीक है, सबसे तेज़ दौड़ने वाला जंतु कौन सा है? चीता है। सबसे बड़ा सर्प कौन सा है? पाइथन है। देखिए यहाँ पर कोबरा को नहीं करना है। ठीक है, सबसे बड़ा सर्प कौन सा है? ये पाइथन है सबसे बड़ा सर्प। और सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। ये पहले भी बताया हुआ है मैंने आपको। तो सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है, या हमिंग पक्षी भी लिखा हो सकता है, यहाँ पे हमिंग पक्षी लिख देंगे या हमिंग बर्ड लिखेंगे, एक ही बात है। सबसे ऊंचा स्तनी कौन सा है? जिराफ है, और वो भी कहाँ का? अफ्रीका का। तो ये ध्यान रखना है, जिराफ और अफ्रीका का जो है वो सबसे ऊँचा स्तनी है। अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है
पर्यावरण संस्थान जो हैं उनको देखते हैं। कुछ पर्यावरण जो संस्थान है, क्योंकि केंद्रीय संस्थान पूछे जा रहे हैं और पिछले 69,000 में भी पूछा गया है, तो यहाँ पर देखते हैं क्योंकि ये पर्यावरण से रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट है। ये टेट में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि टेट में जो है पर्यावरण का जो सिलेबस में ही है, टॉपिक है पर्यावरण का एक 30 नंबर का, तो उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है और एस टेट में तो है ही है इम्पॉर्टेंट। तो प्रमुख पर्यावरण संस्थान में सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ है? नई दिल्ली में। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ है? ये भी नई दिल्ली में है। फिर है भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये है देहरादून में। नेक्स्ट है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, और ये है भोपाल में। ठीक है, वन आनुवंशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान, यह है कोयम्बटूर में। और वन उत्पादकता केंद्र, यह है रांची में। तो आपको ये वन से रिलेटेड यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड ये जो प्रमुख संस्थान हैं, इनको आपको बहुत ध्यान से याद करना है, इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले नियंत्रण बोर्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि नई दिल्ली में है। चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली में। वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद देहरादून में। देखिए यहाँ पर अगर भारतीय लिखा है या केंद्रीय लिखा है तो एक ही बात होगी। आपको भारतीय, अगर आपने केंद्रीय के नाम से याद किया और भारतीय लिखा आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपने भारतीय के नाम से याद किया और यहाँ पर केंद्रीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद लिख दे तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, देहरादून ही होगा। केंद्रीय या भारतीय एक ही बात है। ठीक है, तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, आनुवंशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर और वन उत्पादकता केंद्र रांची में है। फिर है राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिकी संस्थान, ये है फरीदाबाद में। फिर है वन वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता में। तो ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिकी संस्थान फरीदाबाद। और ये दोनों भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण दोनों कहाँ हैं? कोलकाता में है। तो ये इतने जो हैं आपके पर्यावरण से रिलेटेड संस्थान हैं जो आपको याद रखने हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं कुछ अस्थियाँ। सबको पता है कि शरीर में कुल अस्थियाँ कितनी होती हैं? 206। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या जो विकसित होने पर कितनी होती हैं? 26। पसलियों की कुल हड्डियाँ होती हैं 24। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कुछ 2-3 कॉलम ऐसे जो थे नेक्स्ट वीडियो के लिए हो रहे थे, तो वो नेक्स्ट वीडियो ख़राब हो रहा था जिसमें हम ये दो मतलब बिल्कुल अलग टॉपिक हो रहा था अस्थियों का, तो क्योंकि वो उसमें अस्थियाँ हम नहीं पढ़ रहे हैं तो उसमें ये जो 3 चीज़ें ऐसी कुछ थी तो इसको अलग कर दिया। ठीक है, तो शरीर में कुल अस्थियाँ 206, शरीर की कुल हड्डियों की संख्या 26 और पसलियों की कुल हड्डियाँ जो होती हैं 24 होती हैं। फिर देखें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ये भी आई थिंक 3 या 4 ही हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो जो है बिल्कुल क्लियरली मैं बनाना चाहती हूँ जिसमें ये 2-3 वीडियो मतलब 2-3 टॉपिक जो हैं या 2-3 पॉइंट जो हैं अलग अलग टॉपिक के आ रहे थे तो वो ख़राब हो रहा था, जिसको जो है सबको इस वीडियो में कर दिया है, लेकिन छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि इम्पॉर्टेंट हैं। और ये वाले जो आपके हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है। तो पल्स पोलियो कार्यक्रम कब से स्टार्ट हुआ? 1997-98 से, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। पल्स पोलियो कार्यक्रम 1997-98 से आरंभ हुआ या इसकी शुरुआत हुई 1997-98 से पल्स पोलियो कार्यक्रम की। फिर है जननी सुरक्षा योजना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जननी सुरक्षा योजना 2003-04 से स्टार्ट हुई। फिर है वंदे मातरम योजना 2004 से स्टार्ट हुई। और फ्रेंड्स योजनाएं हैं जितनी भी भारत की 2014 से अब तक की जितनी भी योजनाएं हैं टोटल आपको पढ़ा दी गई हैं। राज्य की सभी योजनाएं भी पढ़ा दी हैं और केंद्र की भी सभी योजनाएं आपको पढ़ा दी हैं बहुत अच्छे से। 2014 से लेकर अभी तक की टोटल योजनाएं केंद्र की और राज्य की दोनों आपको पढ़ा दी गई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ ही हम जो उस तरह की जो योजनाएं होती हैं जैसे उज्ज्वला योजना या कुछ, इसके अगर आपको इसकी डिटेल जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो डिटेल भी पढ़ा देंगे, लेकिन योजनाएं सारी आपको पढ़ा दी हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये 3 टॉपिक थे कुछ, जननी सुरक्षा योजना, वंदे मातरम और पल्स पोलियो कार्यक्रम, ये कब से शुरू हुए तो ये इम्पॉर्टेंट था, तो यहाँ पर मैंने दे दिए। ये 3 पॉइंट उसमें आ रहे थे क्योंकि उसमें ये टॉपिक नहीं है नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होने वाला है और क्लियरली उसको एक ही टॉपिक को रखेंगे वहाँ पर, और वो जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे तो उसकी इम्पॉर्टेंस तब आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बट ये आज का वीडियो में जो 2 पॉइंट थे कहीं कहीं के, इनको भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी कभी ना कभी पूछे गए हैं पिछले एग्ज़ाम्स में, आप देख सकते हैं।
तो आज के वीडियो में इतना ही। कुछ इसमें मतलब जो वीडियो मैंने अब तक बनाए हैं या जो नेक्स्ट वीडियो, उसमें से कुछ चीज़ें जो बच रही थी वो हमने आज के वीडियो में दी हैं, लेकिन इसको हम स्किप नहीं कर सकते थे, छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए ये आज का वीडियो है। आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो। अच्छा लगा हो शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।